नमस्कार साथियों, इयोसिनोफिलिया का इलाज आज हम लोग समझेंगे। आपके ब्लड में इयोसिनोफिल बढ़ गया है तो आपको क्या करना चाहिए। इयोसिनोफिलिया का मतलब है कि इयोसिनोफिल जो कि एक WBC है, उसका नंबर ब्लड में एक निश्चित मात्रा से ज्यादा हो जाना। नॉर्मली अगर परसेंटेज में देखें तो ब्लड में वो 0 से लेकर 6% तक रहता है, मतलब 6% तक है आपके ब्लड में तो नॉर्मल है। और अगर एब्सोल्यूट नंबर में देखा जाए तो 500 पर क्यूबिक mm से ज्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं इयोसिनोफिलिया हो जाए। आजकल ज्यादातर बार AEC निकाला जाता है, एब्सोल्यूट इयोसिनोफिल काउंट, उसी के हिसाब से इलाज को गाइड किया जाता है, बीमारियों को समझा जाता है। तो 500 से ज्यादा होने लगा मतलब इयोसिनोफिल बढ़ गया है। अब 500 से 1500 के बीच में हो तो माइल्ड इयोसिनोफिलिया, 1500 से 2500 के बीच में हो तो मॉडरेट इयोसिनोफिलिया, और 2500 से ज्यादा हो जाए तो फिर ज्यादा सीरियस बात हो सकती है, काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो अगर सबसे पहले अगर इसकी इलाज को समझना है तो ऐसा समझें कि इयोसिनोफिल एक ऐसा सेल्स है जो एक तरीके का WBC है, और इम्यून जो रिएक्शंस होती हैं इसमें इसका रोल होता है। और दूसरा कि शरीर में पैरासिटिक इन्फेक्शन होते हैं उनको मारता है, और कुछ फंगल इन्फेक्शन में। तो कहने का मतलब है कि आपके शरीर में या तो कोई पैरासाइट का इन्फेक्शन हो जाए या तो कोई एलर्जिक कंडीशन हो सकती है। अब एलर्जी ऐसी चीज है जो शरीर के खुद के सेल्स, ये सारे सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं जरूरत से ज्यादा। तब ये एलर्जी अगर आपके चमड़ी में है, स्किन में है, जिसको हम लोग एक्जिमा, एटोपिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं, या फेफड़े के रास्ते में है जिसको अस्थमा बोल सकते हैं, या नाक की एलर्जी हो जाती है, एलर्जिक राइनाइटिस, आंख के अंदर एलर्जी होती है तो आंख से पानी बहने लगता है। तो शरीर के अलग अलग हिस्सों में, तमाम हिस्सों में एलर्जी हो सकती है। और ये एलर्जी किसी खाने के कारण भी हो सकती है, कुछ पहनने के कारण भी हो सकती है, मौसम के कारण भी हो सकती है। तो इस तरीके से कई चीजों से एलर्जी हो सकती है, धूल मिट्टी से हो सकती है। तो अपने देश में जैसे देखा जाए तो काफी सारे लोगों को मौसम वगैरह कारण होती है, ठंडे गर्म से होती है या धूल मिट्टी से होती है, कीड़े मकोड़े से। तो इस तरह की चीजों को अवॉइड करना है, उसको पहचानना है कि मुझे इस चीज से एलर्जी हो रही है, इसलिए मेरा ब्लड में इयोसिनोफिल बढ़ गया है। आप जैसे उसको हटाएंगे तो इयोसिनोफिल का नंबर कम हो जाएगा। एलोपैथी में कुछ दवाइयाँ आती हैं जो इस नंबर को कम कर देंगी जब तक आप खाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली ये जो एलर्जन है, जो एलर्जी की कंडीशन है, उसको आपको देखना पड़ता है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे थोड़ा सा किसी का इयोसिनोफिल बढ़ा हो, 8-10% हो, 12% हो, तो हो सकता है कि उसको कोई लक्षण ना आए। और जिन लोगों को लक्षण आते भी हैं, अगर और ज्यादा हो जाए, लक्षण अगर आएगा तो खुजली होना, स्किन में खुजली होना, या चकत्ते पड़ना, पित्ती निकल आना, नाक का बहना, आंख का बहना, खांसी आना, इस तरह के लक्षण आते हैं, या तो लक्षण नहीं आते। तो अगर आपको 10% तक इयोसिनोफिल है और आपको लक्षण नहीं आ रहा है तो आप फिर परेशान ना हो, एलर्जन जरूर ढूंढे कि क्या हो सकता है। लेकिन अगर खांसी वगैरह आ रही है और खुजली हो रही है तो फिर आपको इलाज लेना पड़ेगा, दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, और किस कारण से एलर्जी हो रही है या इयोसिनोफिल बढ़ने का क्या कारण है। कोई पैरासाइट का इन्फेक्शन है, पेट में कीड़े वगैरह हैं, कि फाइलेरिया का इन्फेक्शन है, 1-2 फंगल इन्फेक्शन है, उसमें भी ये इयोसिनोफिल बढ़ जाते हैं। अब दवाइयों की बात करें तो अपने देश में, इंडिया में सबसे पहले 2 दवाइयाँ हैं कॉम्बिनेशन में ट्राई करी जाती हैं। उसमें एंटी एलर्जी दवा एक है और एक है एंटी पैरासिटिक दवा। तो जो एंटी पैरासाइट वाली दवा है उसको बोलते हैं डाइथाइल कार्बामाजीन, डाइथाइल कार्बामाजीन डेक, जो कि फाइलेरिया में दी जाती है। तो उस दवा के साथ में क्लोरफेंड्रामाइन मिलता है। तो डाइथाइल कार्बामाजीन पेट के अंदर कोई कीड़ा हो, फाइलेरिया का इन्फेक्शन हो, या कोई और पैरासिटिक इन्फेक्शन हो जिसमें इयोसिनोफिल बढ़ता है, उसको मार देगा। जब भी शरीर में पैरासाइट का इन्फेक्शन या फाइलेरिया का इन्फेक्शन होता है तो इयोसिनोफिल नॉर्मली 15 से लेकर 30-40% के रेंज में आ जाता है। और क्लोरफेंड्रामाइन कोई भी शरीर में कहीं की एलर्जी हो, स्किन की हो, फेफड़े की हो, नाक की हो, गले की हो, कहीं की भी हो, उसमें कंट्रोल दिलाएगा। तो ये दवा आप जैसे ही खाएंगे वैसे ही आपका इयोसिनोफिल नीचे आ जाएगा। मार्केट में अलग अलग कंपनी अलग अलग ब्रांड नेम से बनाती हैं, तो कोई भी डॉक्टरी सलाह से इसको लिखवाया जा सकता है, डाइथाइल कार्बामाजीन प्लस क्लोरफेंड्रामाइन। तो ज्यादातर लोगों में इससे से ही आराम मिल जाएगा। जिनको इससे आराम नहीं मिलता उन लोगों को फिर कार्टिकोस्टेरॉइड दी जा सकती है। अब ये ऐसी दवा है कि ये इयोसिनोफिल को नीचे ला ही देगी। ये ऐसा सेल्स है क्योंकि ये सारे इम्यून सेल्स को नीचे लाता है, और इयोसिनोफिल एक तरह का WBC है, इम्यून सेल्स है, तो उसको भी ये नीचे ला देगा। तो कार्टिकोस्टेरॉइड में जैसे कि प्रेडनिसोलान है, मिथाइल प्रेडनिसोलान है, डेक्सामेथासोन है, डेफ्लिजाकार्ट है, तो इस तरह की दवाइयां टैबलेट के रूप में आती हैं। आप 15 दिन, महीने भर लेंगे, 1.5 महीने लेंगे। एक चीज जरूर ध्यान रखें कि ये जो स्टेरॉइड टाइप की दवा होती है अपने से नहीं खाई जाती और बहुत लंबे समय तक नहीं खाई जाती, क्योंकि ये फायदा जैसे करती है वैसे इसका खतरनाक साइड इफेक्ट भी होता है। और ऐसे लोग जिनको सीवियर इयोसिनोफिलिया है, सीवियर इयोसिनोफिलिया मतलब इयोसिनोफिल ऐसा हो सकता है कि
60%, 70%, 80% भी हो सकता है। उस केस में IV स्टेरॉइड, ये जो दवाइयाँ हैं ये इंजेक्शन के रूप में ये दी जाती हैं। तो ज़्यादातर बार स्टेरॉइड का यूज़ किया जाता है। अगर आपके शरीर में इओसिनोफिल है, बहुत बढ़ा हुआ है, कोई कारण नहीं मिल रहा है, या तो पैरासाइट का इन्फेक्शन नहीं बल्कि एलर्जी के कारण हुआ है, तो उस केस में ये कार्टिकोस्टेरॉइड ही ट्राई किया जाता है। और इओसिनोफिलिया की जो और समझेंगे, जैसे ब्लड में होती है वैसे ही आर्गन में भी इओसिनोफिलिया होती है। मतलब शरीर के कोई आर्गन में इओसिनोफिल ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको डैमेज करने लगते हैं। नॉर्मली इओसिनोफिल फेफड़े में पाए जाते हैं और जो पेट से लेके और आंत का पूरा हिस्सा वहाँ इसोफेगस छोड़ के, और भी शरीर के आर्गन में थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन किसी भी आर्गन में अगर बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाए तो वो फिर उसको डैमेज करने लगते हैं, उसको नुकसान पहुँचाने लगते हैं। फेफड़े के अंदर ज़्यादा इओसिनोफिल हो सकते हैं तो इओसिनोफिलिक निमोनिया बोलते हैं, या आंत के कोई हिस्से में ज़्यादा हो जाते हैं तो आंत के अंदर भी वो उस तरह से डैमेज करने लगेंगे। इसके अलावा जैसे कि जो सिस्टाइटिस बोलते हैं हम लोग, इओसिनोफिलिक सिस्टाइटिस बोलते हैं, मतलब कि जो पेशाब की थैली है उसमें इओसिनोफिलिया होने लगा। ईसोफेगस में इओसिनोफिल ज़्यादा हो जाते हैं तो ईसोफेजाइटिस बोलते हैं, इओसिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस। तो इस तरीके से उन सब कंडीशन में स्टेरॉइड वगैरह चलती है। तो कहने का मतलब है कि एक दवा ये स्टेरॉइड है जो इओसिनोफिलिया में बहुत ही अच्छा काम करती है। और अगर किसी को हल्की इओसिनोफिलिया है, मतलब कि 7%, 10%, 12%, 15% इओसिनोफिल हैं और हल्की फुल्की एलर्जी के लक्षण लग रहे हैं, मतलब कि खांसी आना या खुजली होना, नाक बहना, तो वो सिंपल एंटीहिस्टामिनिक दवाई जैसे कि फिक्सोफेनाडिन या फेनरामाइन नाम की जो दवाइयाँ हैं, इस तरह की दवा को 1 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने ले सकते हैं, क्योंकि ये दवा स्टेरॉइड से ज़्यादा सेफ है। तो ये एंटीहिस्टामिनिक दवाइयाँ आपका ये इओसिनोफिलिया कंट्रोल कर देंगी। और अगर इओसिनोफिलिया के साथ में नाक या कान बह रही है, तो नाक और आंख बह रही है, कान भी हो सकता है एलर्जी कंडीशन बहने लगे, तो अगर ये नाक बह रही है, रनी नोज की समस्या है, उस केस में आप ल्यूकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट हम लोग बोलते हैं, मोन्टेल्यूकास दवाई है, वो एंटीहिस्टामिनिक के साथ आती है, तो उसको लेने से वो और थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से काम करेगी, सिम्टम्स भी कंट्रोल करेगी, इओसिनोफिल तो कम होगा ही होगा। तो इंडिया में यही सबसे पहले एडवाइस किया जाता है कि इओसिनोफिलिया है, कोई ज़्यादा लक्षण नहीं है तो उसको आप छोड़ दें, एलर्जन को ढूंढें कि आपको जिस भी चीज़ से एलर्जी हो रही हो, कोई जानवर की बाल से, खाल से, खाने की एलर्जी हो, मौसम से एलर्जी हो, कुछ पहनने से हो, या इमोशंस के कारण भी हो सकती है, आप अगर ज़्यादा दुखी रहते हैं तो भी हो सकती है, तो उसको हटाना रहता है। अपने देश में ज़्यादातर धूल मिट्टी है, कोई बाहर का जानवर की खाल वगैरह है, कोई और चीज़ से हो सकती है, घास वगैरह से हो सकती है। अब ये इओसिनोफिलिया कभी आएगी, कभी चली जाएगी, फिर आ जाएगी, दवा लेंगे फिर कम हो जाएगा, थोड़े दिन में और फिर आएगी, तो इस तरह से इसका चलता रहता है। कई बार हमेशा के लिए चली जाएगी, तो इस तरह से इसका चलता रहता है, ये समझना चाहिए। क्योंकि ये शरीर के अंदर का एक सेल है, आपके शरीर के अंदर फॉल्ट हुई है, उसके इम्यून सेल्स डिस्टर्ब हुए हैं, ओवर एक्टिव हो रहे हैं। मतलब एलर्जी कंडीशन में इओसिनोफिलिया होना चाहिए, होती है, वही उसका सेल है, एलर्जी को वही कंट्रोल करता है, लेकिन अगर ज़्यादा नंबर में हो जाए, ज़रूरत से ज़्यादा, तो ये बीमारी के रूप में आने लगता है। अब ये तो मैंने एलोपैथिक की दवाइयाँ बताई हैं, 3-4 जो भी बताई हैं। अब आप होम्योपैथिक में भी, आयुर्वेदिक में भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि ये अगर हल्का इओसिनोफिलिया है तो कोई इमरजेंसी वाली बात नहीं है, कोई पैथी में ट्राई करें। उनमें भी क्या होता है कि आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक में भी अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, कुछ लोगों को वो भी काम करती हैं। तो इस तरीके से इस इओसिनोफिलिया का इलाज किया जाता है। तो आप समझ गए हैं कि ब्लड में इओसिनोफिल है, सीबीसी की एक जांच होती है, खून की जांच है, जिसमें इओसिनोफिल का नंबर आ जाता है। हल्की फुल्की है तो अलग तरह की दवाई, ज़्यादा सीवियर इओसिनोफिलिया है तो स्टेरॉइड वगैरह चलेगा, और भी दूसरी चलेंगी। कहने का मतलब है कि आपको कोशिश करना है कि मेरा इओसिनोफिल क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इओसिनोफिल का बढ़ना कोई बीमारी का संकेत होता है, या तो एलर्जी हो सकती है, या पैरासिटिक इन्फेक्शन हो सकता है, या कई बार कुछ ब्लड के कैंसर है जिसमें भी इओसिनोफिलिया होता है। लेकिन ब्लड कैंसर में जब भी इओसिनोफिलिया होगा तो दूसरी और भी तमाम चीज़ें हो जाएंगी, WBC खूब बढ़ा रहेगा, प्लेटलेट कम हो जाएगा, या प्लेटलेट भी ज़्यादा हो जाएगा, दूसरे सेल्स भी बढ़े रहेंगे, तो उसका उस तरीके से फिर इलाज चलेगा। तो ज़्यादातर बार एलर्जी कंडीशन या कोई पैरासाइट ही मिलता है, उसको ठीक करने से इओसिनोफिल कम हो जाता है। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है तो आप फिर एंटी एलर्जिक में एंटीहिस्टामिनिक और स्टेरॉइड जो दवा है इसको ट्राई करेंगे तो इओसिनोफिल नीचे आ जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर किसी के शरीर में इओसिनोफिल बढ़ा है तो उनको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल जाएगी, ऐसी उम्मीद है। थैंक यू।